दोस्तों हमने एमएससी फाइनल की बुक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन की फोर्थ यूनिट लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन स्टार्ट कर रखी थी। और आज हम जो हमने लास्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो 2017 में आया हुआ है और बहुत बार पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। इफ y ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड सेटिस्फाइज the integral equation y of x is equal to lambda 0 से 1 kxt y of t dt where kxt जो है आपके पास में जो कर्नेल है kxt वो आपको क्या दिया हुआ है 1 माइनस टी एक्स। और कहां से कहां तक? x का मान है 0 से t तक। जब x का मान t से 1 तक हो तब आपके पास में kxt का मान ये लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको इसमें प्रूव करना है then prove that y of x is also the solution of the boundary value problem। ये तो आपका मतलब ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इसका ही एक सॉल्यूशन जो आपको ये ऊपर दिया हुआ है ये है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो नॉर्मल बात है वो क्या है कि यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो अपर लिमिट क्या आपके पास में कांस्टेंट है। और जब अपर लिमिट कांस्टेंट होती है तो वो कौन सी मतलब कि इंटीग्रल इक्वेशन होती है? फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमेशा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज होती है। देखो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज करना है अपन को। ठीक है, तो हमको इसको चेंज करना है। तो चेंज करेंगे कैसे, मैं आपको इसकी केवल 3 स्टेप बताऊंगा, क्योंकि 3 स्टेप के बाद में जो भी पूरा क्वेश्चन है वो सारा सारा जो मेरा लास्ट वीडियो है क्लास सेकंड का जो वीडियो है मेरा उसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप कैसे करोगे, देखो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आपको दिया हुआ है कि ये y ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, लेमडा 0 से 1 के एक्स कोमा टी y ऑफ t dt। अब देखिए दोस्तों आपको ये दिया हुआ है के एक्स टी का मान ये दिया हुआ आपको, लेकिन आपको बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए। आप यहाँ पे देखिए आप किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो। तो मेरे को एक बात बताइए, यदि आप टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो आपको यदि यहाँ पर मान पुट करना हो तो आप किसका मान पुट करोगे, अक्ष का या टी का? ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करते हैं उसी की लिमिट हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब जैसे t के सापेक्ष आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर जो ये लिमिट रखी हुई है वो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 की लिमिट है। ठीक है, अगर ये t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 की लिमिट है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर जो ये k ऑफ x t दिया हुआ है इसमें ये जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 0 से t है। और कहा किसकी लिमिट दे रखी है आपको, अक्ष की, मतलब अक्ष का मान दिया हुआ है 0 से t तक, जबकि हमको किसका मान चाहिए, t का मान चाहिए। ठीक है, टी का मान चाहिए। हम इसको तो 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक तो 0 से टी तक, सॉरी 0 से अक्ष तक और एक अक्ष से 1 तक। अब बस इतना ध्यान रखना, टी के सापेक्ष अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये मान होगा वो भी किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो टी का मान देना चाहिए था इसको, ठीक है, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान से देख लीजिए। के अक्ष टी इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है तो अक्ष को टी से चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो इन दोनों को, तो आपके पास में कितना आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू अक्ष। ठीक है, अगर आपने इसको इंटरचेंज किया तो इसको भी इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस अक्ष इंटू टी। समझ गए होगे आप? ठीक है, ऐसे इसको कीजिए आप, आपको अक्ष यहाँ पे आ जाए, सॉरी टी यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में अक्ष। ठीक है, और यहां पर भी इसको चेंज करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस टी इंटू अक्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब टी का मान जो है वो 0 से अक्स तक है और 0 से अक्स पर जो कर्नेल का मान जो होगा वो कितना होगा, 1 माइनस अक्स इंटू टी। और यहाँ पर टी का मान अक्स से 1 तक है और अक्स से 1 में कर्नेल अक्स ऑफ टी का मान कितना होगा, 1 माइनस टी इंटू अक्स। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए आपके पास में जो ये इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी
रिटर्न एज किस प्रकार से लिख सकते हो आप देखिए, जो y ऑफ x होगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले देखिए लेमडा, अब देखियो हमको क्या चाहिए, 0 से x तक चाहिए, फिर x से 1 तक चाहिए, ठीक है। तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लो। जैसे आपके पास में 0 से कितना कहां तक है, 1 तक है, तो इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लो, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा। तो एक तो 0 से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर एक हो जाएगा x से 1, ठीक है। तो इन दो में आप इसको तोड़ लो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 0 से x आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और ये ऐसा कैसे लिख दो, कर्नेल x टी y ऑफ टी dt, ठीक है। फिर देखिए अब प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको तोड़ रहे हैं हम, दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो प्लस ही आएगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ फिर देखो वापस ये लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, तो लेमडा आ जाएगा आपके पास में, और ये आ जाएगा x से 1, ये आ जाएगा के एक्स टी y ऑफ टी dt, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में लेमडा 0 से x। अब देखिए 0 से x में कर्नेल का मान आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 0 से x में कर्नेल का मान आपको क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स इंटू टी y ऑफ टी dt, समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से x से 1 में आपको कर्नेल का मान क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टी इंटू एक्स, ये आ जाएगा y ऑफ टी dt, ठीक है। अब इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए, देखो आपको ये इंटीग्रल इक्वेशन दी गई थी आपको, ठीक है, यही है वो सेम टू सेम, केवल आपने मान पुट कर दिया इसमें के एक्स ऑफ टी का, के एक्स कोमा टी का, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी गई थी, आपको इससे क्या बनाना है, ये बनाना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो लास्ट क्वेश्चन को आप जरूर देखना, एक बार फिर से देख लेना, उसके बाद में क्वेश्चन आपको इतना ईजी लगेगा कि जिसको को याद नहीं है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये ही इक्वेशन हमको उसमें दी गई थी, और इसके बदले में हमको ये इक्वेशन मतलब ये निकालना था, ठीक है। तो उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको देखना। अब देखिए आपके पास में ये इक्वेशन आ गई है, अब आपको क्या चाहिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, y है, इसका आपको डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको आगे की प्रोसेस आप खुद करना, लास्ट क्वेश्चन देखना आप, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करना, इसका केवल आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, कितनी बार, जितनी बार ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 बार दिया हुआ है, इसका मतलब आपको 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। और इसमें कौन सा रूल लगाओगे आप, ठीक है, इसमें लेबनिज रूल लगाओगे, क्योंकि समाकलन का जब भी अवकलन करते हैं या समाकलन इंटीग्रेशन का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें लेबनिज रूल लगते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद आगे करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से MSc का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो आप साथ साथ में लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जब तक लॉकडाउन रहेगा और जब तक मेरे पास में बोर्ड की व्यवस्था ना हो जाए तब तक मैं आपको अच्छे से प्रॉपर बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकता। इसलिए आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और इंटीग्रल इक्वेशन आपको क्या दी गई है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 से 1 2x माइनस 4x स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, 18 में आया और 19 में आया हुआ है, और इससे पहले भी आया होगा, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो इसका सॉल्यूशन है आपको किस प्रकार से करना है, तो एक बात वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आइगन वैल्यू पूछ रहा है वो आइगन वैल्यूज क्या आपके पास में, ये जो लेमडा का मान जो लेमडा दिया हुआ है इसी को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। और इस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग, इस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास में फंक्शन मिलेगा वही क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा, ठीक है। आप ध्यान रखना कि इस जिस तरह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का, उसी तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सेम मेथड से सेम तरीके से होंगे, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद में आप इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो दिया गया है उसे लिखेंगे, ठीक है। जो भी इक्वेशन आपको दी गई है वो लिखेंगे। तो आपको दिया गया है गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा 0 से 1 2x माइनस 4x स्क्वायर इंटू जी ऑफ टी डी टी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग पे अप्लाई करेंगे। तो आपके पास में क्या आएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 2x लेमडा इंटीग्रेशन 0 से 1 टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर लेमडा 0 से 1 जी ऑफ टी डी टी। यहाँ पे देखिए ये हम इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और जो लेमडा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो
तो ये एक्स भी बाहर ले लिया मैंने और लेमडा भी बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम यहाँ क्या करना है, यहाँ से जो भी आपके पास में इंटीग्रेशन आए हैं दो, ठीक है, इन इंटीग्रेशन को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं ये आपके पास में C1 है और ये आपके पास में क्या है, C2 है। तो C1 C2 मान के यहाँ पे C1 C2 लिख देंगे, तो ये आएगा g ऑफ x इज इक्वल टू 2x लेमडा C1 माइनस 4x स्क्वायर लेमडा C2, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन से ही हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए हम सबसे पहले हम C1 को और फिर C2 को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले C1 को सोल्व करते हैं। ठीक है, C1 को सोल्व किस प्रकार से करेंगे, आपके पास में क्या है, 0 से 1 t g ऑफ t dt है। तो सबसे पहले हम g ऑफ t का मान रखेंगे, कहां से रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में g ऑफ x है, यदि हम x के स्थान पर यदि t पुट कर दे तो आपके पास में ये g ऑफ t का मान आ जाएगा। ठीक है, और फिर g ऑफ t का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो g ऑफ t का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 से 1 t, और ये मान रख दिया मैंने g ऑफ t का। ठीक है, और फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग करके और इसका नॉर्मल जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे हमने 12th में किया है, ठीक है, वैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद में आपके पास में जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है, वो इक्वेशन देखिए क्या है, वो इक्वेशन आपके पास में ये रही। ठीक है, ये रही। ठीक है, C1 इज इक्वल टू 2/3 लेमडा C1 माइनस लेमडा C2 आपके पास में आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम इन दोनों को एक साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साइड में लेके जाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, C1 कॉमन आएगा यहाँ से, और C1 क्या आएगा, 1, C1 के गुणांक में जो आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस 2/3 लेमडा। ठीक है, और इसी प्रकार से इसको इधर लेके जाएंगे तो लेमडा C2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम C2 का मान सोल्व करेंगे, और C2 का मान जब हम सोल्व करोगे तब भी आपके पास में ऐसी एक इक्वेशन मिलेगी। देखिए C2 इज इक्वल टू क्या आपके पास में ये 0 से 1 g ऑफ t dt, यहाँ पे g ऑफ t का मान रख देंगे, कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से मान रख दिया और फिर इसको भी सोल्व किया तो आपके पास में ये इक्वेशन आई। हमको क्या करना है, C1 का जो मान है उसको मान को पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव रखने के लिए C2 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो देखिए ये आ गया आपके पास में लेमडा C1। ठीक है, लेमडा C1 माइनस यहाँ से देखो माइनस C2 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको उधर लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस C2 मैंने कॉमन ले लिया, C2 और माइनस। ठीक है, तो आपके पास में बन गया 4/3 लेमडा प्लस 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और जो 4 आपके पास में आई है इनको मैं एक जगह लिख लेता हूँ। ये मैंने इक्वेशन 3 और 4 को एक जगह लिख लिया ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी हमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन करना है। और अब हम क्या करेंगे, देखो आइगन वैल्यू का मान निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 और जो 4 आया है इसको हम एक सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये जो सिस्टम है इसको सोल्व करने के लिए हमें ये, इसमें देखो लेमडा का मान है ना इसमें, तो यहाँ पे लेमडा का मान सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सिस्टम से या फिर इस सिस्टम से, इस इक्वेशन से हम एक सारणिक बनाएंगे और उस सारणिक का मान आपको क्या करना है, 0 करना है। एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटरमाइन बनाएंगे और उस डिटरमाइन का मान आपको क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 and 4 वी मस्ट हैव डी लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, ये डिटरमाइन आपके पास में आएगा, ये सारणिक आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां से देखिए ये कैसे लिखा मैंने, जो आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 और जो 4 आपके पास में, इस 3 और 4 के देखिए C1 और C2 का गुणांक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ये C1 का गुणांक है, ये C2 का गुणांक, फिर 4 इक्वेशन नंबर 4 के लिए ये C1 का गुणांक है, ये C2 का गुणांक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिटरमाइन को, इस सारणी को हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में आपके पास में लेमडा के जो मान आएंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास में लेमडा के 2 मान आ रहे हैं, एक तो -3 और एक -3, दोनों -3 आ रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम मान है, तो हेंस द आइगन वैल्यू आर लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना है, -3, और लेमडा 2 भी कितना होगा, -3 होगा। अब देखिए दोनों सेम मान है, इसलिए पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, इन 3 and 4 जो इक्वेशन 3 और जो 4 आपके पास में आई है उसमें हमें लेमडा का मान जो है वो -3 पुट करना है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में। ठीक है, और हम जब लेमडा का मान पुट करेंगे तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी वो देखो ये हो जाएगी आपके पास में, एक तो ये हो जाएगी जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे, और ये हो जाएगी आपके पास में जब इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से जब आप कंक्लूजन निकालोगे तो आपके पास में आपको मिलेगा कि C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, C2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, C1 इज इक्वल टू C2 और लेमडा का जो वैल्यू आपके पास में आई है इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए हेंस फ्रॉम टू वी हैव
ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये मान उसमें पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में मान पुट करने पर आपके पास में क्या मिलेगा, g ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू -3 c1 और ये आ जाएगा x, फिर -4 इंटू -3 और c2 था यहाँ पे तो उसकी जगह मैंने c1 लिख दिया और इंटू x स्क्वायर, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया पूरे को, तो आपके पास में ये आ जाएगा। यहाँ से -6c1 कॉमन ले लेंगे, जब -6c1 कॉमन लेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास में अंदर बचेगा x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप मतलब ये क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से कोई ना, जितने भी कांस्टेंट आपके पास में कॉमन आ रहे हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। वो कॉमन लेने के बाद में जो भी कांस्टेंट आपने कॉमन लिया है उसको आप एक मान के चलोगे, ठीक है, तो हमेशा, ठीक है। तो टेकिंग -6c1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 लेंगे तो आपके पास में जो आपकी जो ये इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर, और यही आपके पास में क्या है, आइगन फंक्शन है। तो वी गेट द आइगन फंक्शन इज g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर। और ये जो gx आपके पास में आया है, ये जो आइगन फंक्शन आपके पास में आया है वो किसके कोरस्पोंडिंग आया है, वो आया आपके पास में λ1 इज इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू -3 के कोरस्पोंडिंग। तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि आपके पास में 2 आइगन वैल्यू आई और 2 आइगन फंक्शन आई। अब 2 कहाँ पे है, अब देखिए λ1 λ2 के दोनों के मान सेम है, इसका मतलब जो आइगन फंक्शन जो दोनों आएंगे वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अलग भी आ सकते थे, कोई मतलब कि ये जरूरी नहीं है सेम ही आए हमेशा। तो λ1 इज इक्वल टू -3 के लिए जो आइगन फंक्शन होगा वो होगा आपके पास में g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर, और फिर से λ2 इज इक्वल टू -3 के कोरस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शन आएगा वो आपके पास में होगा g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर। तो दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमने पीछे जो अभी क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन के साथ में मेल खाता है, ये एकदम सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, ठीक है। वो देखिए क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सो दैट द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन g ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 t अंडर रूट x माइनस x अंडर रूट t इंटू g ऑफ t dt, ठीक है। तो आपके पास में जो ये दी गई है वो क्या है, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है। और आपको शो क्या करना है कि ये जो आपको होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन जो दी गई है यह डज नॉट हैव रियल आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, मतलब कि ये जो है आपके पास में जो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है ये कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं रखती है, ना ही कोई रियल आइगन फंक्शन रखती है। तो आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है, शो करना है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है, और इसके साथ ही ये पहले भी और भी आया हुआ होगा, मैंने वो देखा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सेम वही तरीका है पूरा का पूरा एकदम से, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो देख लीजिए क्या है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गिवन देयर जो दिया गया आपको g ऑफ x इज इक्वल टू ये इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले आप इसको अलग अलग लिखोगे, ये अलग अलग लिख दिया। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन यहाँ पर t के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर x जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए मैंने x यहाँ से बाहर ले लिया, यहाँ से रूट x मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए g ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा रूट x, और ये आपके पास में इंटीग्रेशन 0 से 1 t g ऑफ t dt आ गया, फिर माइनस लैम्डा x इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट t g ऑफ t dt आ गया। अब ध्यान से देखिए वही करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, इसको C1 मानना है और इसको क्या मानना है, C2 मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। अब वापस वैसे ही हम C1 को लेके चलेंगे एक बार और फिर हम C2 को लेके चलेंगे, ठीक है। C1 को लेके चलना है और फिर हमको क्या निकालना है, C1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मैंने इसको मान लिया C1, इसको मान लिया C2, ठीक है। अब मैंने C1 C2 मान लिया तो मैंने अलग से लिख लिया एक बार कि C1 इज इक्वल टू आपके पास में क्या है ये और C2 ये है, ठीक है। अब C1 C2 मैंने इसमें पुट किए यहाँ पे, तो आपके पास में g ऑफ x आ गई, क्या आ गई, इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट x C1 माइनस लैम्डा x C2, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखिए अब हम एक एक को करके सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम C1 का मान निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो C1 का मान उसी तरह से ज्ञात करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए 0 से 1, ठीक है, t g ऑफ t dt, यहाँ से g ऑफ t का मान रखने के लिए किसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 में g ऑफ x का मान दिया हुआ आपको, इसमें x के स्थान पे यदि आप t रखोगे तो आपके पास में g ऑफ t का मान आ जाएगा, तो g ऑफ t का मान आ गया। अब ये मान यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है।
फिर से इसको अलग अलग करके हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपके पास में ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वापस वैसे ही इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, इसको भी इधर लेके आएंगे, तो आपके पास में ये बन जाएगा। यहाँ से C1 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा प्लस लैम्डा बाई 3 C2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से C2 को भी सोल्व करेंगे। अब देखिए C2 का मान निकालते हैं, तो C2 इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट टी जी ऑफ टी डी टी। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके जी ऑफ टी का मान यहाँ पे रख देंगे हम, ये आ गया आपके पास में। वापस अलग अलग करेंगे, ठीक है। C2 का मान जो आएगा वो ये आ गया आपके पास में, और फिर लास्ट जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास में, ये बनेगी, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास में बन रही है, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे पूरी अच्छी तरह से तो आपके पास में ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब वापस पुनः देखिए, मैंने इक्वेशन नंबर 3 जो पीछे वाले पेज में थी मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको, ताकि आप आसानी से समझ सको, ठीक है। फिर से वही तरीका, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 and 4 वी मस्ट। अब देखिए हमको पहले तो पता नहीं चलता ना, अगर वो हमको नहीं बताता कि ये डज नॉट हैव रियल आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, अगर ये नहीं बताता हमको, तो हमको थोड़ा पता चलता कि रखते हैं या नहीं रखते। इसने बता दिया कि शो करना है, ठीक है। फिर भी हम करके तो देखेंगे ना, ठीक है। तो हमें वही पूरा का पूरा वही करना है तरीका, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। वापस डी ऑफ लेम्डा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक डिटरमाइन बनाएंगे, एक सारणिक बनाएंगे, और सारणिक का मान क्या करना है, आपको 0 करना है। और यहाँ से जो लेम्डा का मान आपके पास में आएगा वो क्या होगा, आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गई आपके पास में, C1 का गुणांक ये हो गया, ये C2 का गुणांक हो गया इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 4 में ये C1 का गुणांक और ये C2 का गुणांक हो गया, ठीक है। यहाँ से 0 के इक्वल रख के आप जब इसको सोल्व करोगे पूरे को, इधर इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप लेम्डा का मान निकालोगे तो आपके पास में लेम्डा का मान आएगा अंडर रूट माइनस 150, ठीक है। अंडर रूट माइनस 150 आएगा आपके पास में, ठीक है। यदि इसको और भी थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा प्लस माइनस, ठीक है। अंडर रूट के बाद प्लस माइनस होता ही है, और ये हो जाएगा आइटा अंडर रूट 150, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। और ये क्या आ गया आपके पास में, ये काल्पनिक मान आ गया, मतलब आपके पास में आइगन वैल्यू का काल्पनिक मान आ रहा है। और जब भी आइगन वैल्यू का काल्पनिक मान आता है तब इसका मतलब क्या हुआ कि यह कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता है, सॉरी यह सॉल्यूशन तो रखता है लेकिन 0 सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। ये वैसे देखा जाए तो इसमें कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं होगा और ना इसमें कोई रियल आइगन फंक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, आपके पास में क्या आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसमें थ्योरी क्या लिखनी है वो देखिए आप। आपको लिखना है कि डी ऑफ लेम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आ रहा आपके पास, नहीं आ रहा ना 0, क्योंकि लेम्डा का मान अगर काल्पनिक आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये 0 नहीं आ रहा है। अगर ये पूरा पूरा मान आता है इसका मतलब 0 है, ठीक है। किसी ना किसी मान के लिए 0 हो जाता, लेकिन काल्पनिक आ रहा है तो डी ऑफ लेम्डा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेम्डा। हेंस द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3 and 4 हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन लगेगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या रहेगा आपके पास में, वो यूनिक सॉल्यूशन आपके पास में C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0 पर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में C1 का मान भी 0 लेना पड़ेगा और C2 का मान भी 0 लेना पड़ेगा। ये क्यों किया हमने, अब ध्यान से देखिए, आपके पास में 3 और 4 इक्वेशन दिख रही है आपको। इसमें ये 0 के इक्वल कब हो सकती है इक्वेशन, ये 0 के इक्वल तभी हो सकती है जब C1 और C2 का मान क्या हो, आपके पास में दोनों के दोनों 0 हो, ठीक है। अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो आपके पास में ये दोनों मान, सॉरी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी ना। इसलिए C1 और C2 का मान क्या ले रहे हैं हम, 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए C1 C2 का मान 0 ले लिया फॉर ऑल रियल लेम्डा, ठीक है। जितने भी जो आइगन वैल्यू के मान रियल होंगे ना, उनके लिए C1 और C2 का मान कितना लेना पड़ेगा, हमको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, फॉर इक्वेशन 2 g ऑफ x इज इक्वल टू 0, यदि C1 C2 का मान यदि आप 0 लोगे तो आपके पास में g ऑफ x भी क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, विच इज 0 सॉल्यूशन, जिसे क्या बोलेंगे हम, 0 सॉल्यूशन बोलेंगे। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव रियल आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके पास में इसमें आइगन वैल्यू के केवल 2 इक्वेशन बनते हैं, एक तो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन फाइंड करना, और एक यदि डज नॉट एग्जिस्ट बोले, आपको ऐसे बोले कि यह आइगन वैल्यू नहीं रखता है, या फिर आइगन फंक्शन रियल आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन नहीं रखता है, तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। केवल 2 ही तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपके पास में ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो सेम मेथड अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।